हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। दोस्तों, मैं अनिल पाटीदार आपका स्वागत करता हूं पॉलिटी के MCQ इस सेशन में। और लगातार हम लोग पॉलिटी के MCQs देख रहे थे और एक एक करके टॉपिक भी कवर कर रहे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनसे संबंधित सारे राष्ट्रपति जी के बारे में जो भी क्वेश्चन बनना चाहिए, आज राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति क्यों महत्वपूर्ण होता है और क्या उनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ आपके सामने इस प्रकार है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो क्या सीधे होता है? डायरेक्ट को हम लोग सीधे बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष भी लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष हो सकता है। दूसरा, बाय राज्यसभा मेंबर, क्या राज्यसभा सदस्यों के द्वारा होता है? बाय लोकसभा मेंबर, क्या लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है? या फिर बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है? देखिए, ये जरूर है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के लोग भी, राज्यसभा के लोग भी और MLA लोग भी भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और MLA ये सब भाग लेते हैं उनके इसमें। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इलेक्शन का तरीका क्या है, इलेक्टेड कैसे होते हैं? तो इलेक्शन वो होते हैं इनडायरेक्टली। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में अंतर ये होता है कि अगर जनता सीधे वोट करे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, और अगर जनता सीधे वोट न करे, जनता के द्वारा चुने गए दूसरे कोई लोग वोट करे तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये जरूर समझिएगा आप। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है? अभी तो हमने पढ़ लिया कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा पढ़ लिया, अभी जस्ट मैंने बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन उस इलेक्शन की प्रोसेस का नाम पूछेगा तो आपको क्या बताना है? तो इंडिया में प्रेसिडेंट की जो प्रोसेस है वो क्या डायरेक्ट इलेक्शन है? वो तो वैसे ही कैंसिल कर दिया हमने, नहीं था वो तो। और ओपन बैलेट से होता है, ये प्रोसेस को नहीं हो सकती, ओपन बैलेट पेपर है। और क्या इसमें प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम है या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है? देखिए, राष्ट्रपति का इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये उनका सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता, अब देखिए ये तो प्रक्रिया बोल दी, अगर ये पूछा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या शामिल नहीं है, ठीक है, क्या शामिल नहीं, ये पूछता, तो आपका आंसर आता ए। क्यों? क्योंकि क्या है, राष्ट्रपति चुनाव भले सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ओपन बैलेट की जगह फिर क्या होता है यहाँ, ये ओपन की जगह सीक्रेट बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है। अगर क्वेश्चन बदला जाता तो इसमें थोड़ा सा बदलता, और ओपन की जगह क्या होता है, गुप्त चुनाव होते, तो ओपन लिखा हुआ है इसलिए वो गलत हो जाता। लेकिन अगर सीक्रेट बैलेट पेपर होता है तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल होता है। लेकिन राइट आंसर क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये मैंने बताया है राष्ट्रपति के चुनाव में, आप इसको कर सकते हैं यस, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारिता के लिए अयोग्य योग्य नहीं होता? मतलब इनमें से योग्यता कौन सी नहीं है? क्या 35 साल की उम्र होना राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता नहीं है? आप बोले सर 35 साल तो जरूरी है। क्या एजुकेशन जरूरी है? राष्ट्रपति को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? आप खुद बताइए कि राष्ट्रपति कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। और सी जो है, क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव जीतने के लिए, चुनाव करने के लिए योग्य हो, चुनाव जीतने के लिए योग्य हो। और लास्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और वो लोकसभा के चुनाव जीतने जैसी पॉपुलैरिटी रखता हो, वो भी सही है। एजुकेशन जैसा सिस्टम कुछ है ही नहीं। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या, भारत में किसी भी नेता को बनने के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका एक ही राइट आंसर बनता है, और वो बनता है आपका पी इज राइट आंसर, एजुकेशन उसमें नहीं होता। नेक्स्ट है, if there is any dispute regarding the presidential election it can be refers to। यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसे कहां पर रेफर किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी विवाद हो, उसे कौन सी कोर्ट में ले जाया जाएगा? क्या उसका आंसर, क्या अटॉर्नी जनरल साहब उसको देखेंगे? क्या पार्लियामेंट में वो ले जाया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट में, या कहीं पर भी? हालांकि मैंने बोल दिया कौन सी कोर्ट में ले जाया जाएगा, तो आपका आंसर साफ है, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से संबंधित जो भी शिकायत है, चुनाव के संबंधित जो भी दिक्कत है, डिस्प्यूट, विवाद को ले जा सकते हैं। लेकिन ये डिस्प्यूट जो है ना, ये ध्यान रखना आफ्टर इलेक्शन ही होंगे,
आफ्टर इलेक्शन। मतलब ये कि जो भी विवाद उत्पन्न हो रहे राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, उन्हें चुनाव होने के बाद ही दर्ज किया जाएगा। बिटवीन द इलेक्शन प्रोसेस ये नहीं होता है। चुनाव के बाद अगर पाया गया कि गलत तरीके से हुआ है या कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई है कैंडिडेट ने, तो ऐसे में राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनको उससे हटाया जा सकता है, क्योंकि वो सूचना गलत दी थी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं? क्या कैसे हटा सकते हैं? प्रधानमंत्री की खुद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्या लोकसभा से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं? या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इनके पास तो बहुत पावर है, तो किसी को भी हटा सकते हैं। क्या ये राष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकते हैं? या फिर आपका आखिरी आंसर है पार्लियामेंट, क्या संसद ऐसा कर सकती है? तो इसका जो सही उत्तर वो है कि जब राष्ट्रपति को हटाना है ना, तो हटाने के लिए एक आर्टिकल चाहिए, और वो आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 61। इसको बोलते हैं महाभियोग। जब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो महाभियोग ला सकते हैं, और ये महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में ला सकते हैं, संसद के द्वारा ही। संसद के दोनों सदनों में बिल पारित कर दो, वो बिल पास माना जाएगा। Which of the following is part of electoral college but not the process of impeachment? निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचक मंडल का हिस्सा तो होते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते? देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि निर्वाचक मंडल है ना, इलेक्टोरल कॉलेज। ये बोल रहा है कि ऐसे कौन से लोग हैं इसमें जो आपको दिख रहा है नीचे, इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसके मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, तब वो राष्ट्रपति को हटाने में भूमिका नहीं अदा करते? नंबर 1, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इनमें से ऐसे कौन से सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं लेकिन राष्ट्रपति को हटाते समय शामिल नहीं होते हैं? लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेता है, और लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति को हटाते समय भी भाग लेते हैं। राज्यसभा के समय भी राज्यसभा के सदस्य भी चुनाव के समय भाग लेते हैं और हटाते समय भाग लेते हैं। जबकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना, चौथा ऑप्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं ना, ये राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन हटाते समय नहीं लेते हैं। तो फिर सी का क्या होगा? सी में क्या होता है? ये दोनों में ही नहीं भाग लेता, दोनों में भाग नहीं लेता। तो ये कैसे हो सकता है उसका ऑप्शन? ये तो दोनों में भाग नहीं लेता। पूछा क्या है कि जो एक में भाग लेता है और दूसरे में नहीं। तो वो राइट आंसर क्या आ गया आपका? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही उसका राइट आंसर होगा, जो एक में भाग लेता है, यानी चुनाव में भाग लेता है, और हटाने में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी फिल्ड विद इन, राष्ट्रपति की रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए कितने दिनों में, कितने समय के अंदर? राष्ट्रपति की पोस्ट को कितने समय के अंदर भरना चाहिए? कम से कम, अगर मान लो राष्ट्रपति की अचानक से मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति अपना पद छोड़ दे या हटा दे उनको, तो पद तो खाली हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पद संभाल भी लेंगे, लेकिन कितने समय तक, कितने समय के बीच में ही नया राष्ट्रपति आना चाहिए? क्या 90 दिन, 6 महीने, 9 महीने या 1 ईयर? कितना समय चाहिए? तो ध्यान रखना, 6 मंथ इज द राइट आंसर। 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे और नया राष्ट्रपति आपके सामने जल्द ही आ जाएगा। राइट आंसर आपके सामने है, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ये राज्य का मतलब राज्य सरकार नहीं होता है, राज्य सरकार मत समझ लेना, राज्य सरकार नहीं होता है। राज्य का मतलब पूरे देश का होता है, देश से होता है। तो भारत देश का प्रमुख कौन होता है? तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, या चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होते, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव? वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय साहब। तो राष्ट्रपति इज दी राइट आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। प्रेसिडेंट साहब ही इसके हेड होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का पूछता आपसे, तो आपका आंसर होता राज्यपाल होता, गवर्नर ऑफ स्टेट होता। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन, राष्ट्रपति जी लोकसभा का भंग कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जब रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोल दे तो हो जाएगा क्या? उनके बोलने से क्या होगा? उनका कोई काम ही नहीं इधर।
लोकसभा रिकमेंडेशन, लोकसभा की रिकमेंडेशन के बाद रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, मिनिस्टर, मंत्री, कैबिनेट के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर या फिर राज्यसभा की सिफारिश पर। राज्यसभा की सिफारिश की वजह से भी काम नहीं चलेगा। राष्ट्रपति जो अपना रिकमेंडेशन देते हैं, जब भंग करते हैं तो वो मंत्रिपरिषद से, मंत्रिमंडल से पूछते हैं, यानी प्रधानमंत्री द्वारा, हेड द्वारा जो अध्यक्षता जिस पे करते हैं मंत्रिमंडल, उनके लोगों ने मिलकर के कोई निर्णय लिया है तो फिर राष्ट्रपति जी इसको क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति जी के पास में होती है। नेक्स्ट पावर, द जॉइंट सीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 समन्ड बाय, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। कौन बुलाता है? ये बोलता है कि कौन बुलाता है उसको। संयुक्त बैठक मतलब समझते हो, लोकसभा राज्यसभा की बैठक होती है, हमेशा ये सेशन करते रहते हैं। तो जब इनकी बैठक होती है तो बैठक को बुलाता कौन है? अब नॉर्मल बैठक को बुलाने की बात हो रही है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मान लो बैठक बुलाई जा रही है अलग बात, अगर मान लो लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बुलाया जा रहा है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 में। तो राष्ट्रपति साहब के पास वो पावर है कि वो दोनों की एक साथ मीटिंग बुला सकते हैं। ऑप्शन में आपके पास चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उपराष्ट्रपति भी दिया हुआ है, आपके पास लोकसभा का अध्यक्ष भी दिया गया, दोनों के पास भी पावर होती है अपने अपने सदन में, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर नहीं है, पावर प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये 108 में जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, ये कब बुलाई जाती है, मतलब कितने समय तक राष्ट्रपति देखते हैं कि जरूरत पड़ रही है? यदि किसी बिल पर लोकसभा राज्यसभा में तनातनी हो जाए, मतलब दोनों बिल पास करना नहीं चाह रहे, एक चाह रहा है एक नहीं चाह रहा है, तो किसी बिल को लेकर दोनों में टकराव हो जाए और ये 6 महीने तक ऐसा ही रहे, 6 महीने तक किसी बिल को जानबूझ के कोई हाउस पास नहीं होने दे रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति जी इसको बुलवा सकते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और अटॉर्नी जनरल मतलब होता है महान्यायवादी। क्या उसको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति? आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, इनको अपॉइंट कर दे, आर्टिकल 176 इनको अपॉइंट कर दे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या इनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करते हैं? बिल्कुल करते हैं। केग आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है इनके बारे में, ये 176 में लिखा हुआ है, बिल्कुल करते हैं। सॉरी, आर्टिकल से 176 नहीं, आर्टिकल नंबर 76 में लिखा हुआ, 176 नहीं 76 में लिखा हुआ, ठीक है, इनकी भी अपॉइंटमेंट करते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट, क्या गवर्नर ऑफ स्टेट आर्टिकल 153 सभी राज्यों के राज्यपाल की भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, ये भी सही है। जब ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, तो इसका मतलब डी में लिखा हुआ ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखे हुए सब सही हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सही जो है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा ये, यानी इनकी सबकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय साहब करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल भी रट लीजिएगा, याद करने में आसानी हो जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी इज अ, राष्ट्रपति जो क्षमा देते हैं ना, जो क्षमादान की शक्ति होती है, जो आर्टिकल नंबर 72 में है, आप और हमने अच्छे से डिस्कस किया था इसको। आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति? क्या ये एक लेजिस्लेटिव पावर है? क्या ये एक जुडिशियल पावर है? क्या ये एग्जीक्यूटिव पावर है? क्या ये कोई पावर ही नहीं है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्ति होती है, उसमें होता क्या है? किसी भी व्यक्ति को जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दी जाती है तो वो व्यक्ति अपनी सजा की माफी के लिए, सजा को कम करवाने के लिए, क्षमा मांगने के लिए राष्ट्रपति के पास अंडर आर्टिकल 72 जाता है। तो यही राष्ट्रपति की शक्ति होती है। तो ये शक्ति किस में आएगी? तो कोई बोल देगा तो न्याय करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में न्यायिक शक्ति से जुड़ी हुई है, तो जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहलाता है। कौन सी? ये क्षमादान की शक्ति। तो राइट आंसर आपके सामने है, जुडिशियल पावर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ओड वन, इनमें से असंगत को चयन करे। असंगत मतलब कोई तो असंगत होगा, नाम पढ़ लेते अपने आप समझ में आ जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। अब आप में से कोई सोचेगा अगर कि यार ये 3 तो हिंदू नाम दिख रहे हैं, एक मुस्लिम नाम दिख रहा है, तो असंगत शायद हो सकता है, लेकिन थोड़ा गौर करिएगा। ये ऊपर के जो 3 है, राजेंद्र प्रसाद साहब, राधाकृष्णन साहब और जाकिर हुसैन साहब, दिस 3 आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जबकि ये कौन है? ये पीएम है। तो 3 प्रेसिडेंट है, एक पीएम है, तो असंगत कौन हुआ? जवाहरलाल नेहरू साहब इसमें से क्या है?
ये इसमें से ओड है, थोड़े से अलग है, तो राइट आंसर आपके सामने मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, दिस डिक्टम अप्लाइज टू whom ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किनके बारे में कहा जाता है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, जो देश को लीड नहीं करता है, क्योंकि देश को लीड जो करता है वो तो मेन लीडर होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। कि ये बात किसके लिए कही गई? क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में ऐसा बोला गया? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा तो नेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होता है। देश को रिप्रेजेंट कौन करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर करता है, क्या प्रेसिडेंट करता है, क्या चीफ जस्टिस बोलता है? तो देश का जो रिप्रेजेंटेशन करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, लेकिन ये लीडर ऑफ हेड लीड नहीं करता नेशन को, क्योंकि नेशन को लीड करने वाला प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर हु कैन लीड द नेशन बट इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन। वैसे ही राष्ट्रपति जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन तो होते हैं, प्रतिनिधि तो होते हैं, लेकिन नेतृत्व तो नहीं करते। तो राइट आंसर आपके सामने है राष्ट्रपति, और वैसे भी राष्ट्रपति का कॉलम ही चल रहा है ना, तो राष्ट्रपति आंसर आएगा। तो ये रहे हमारे राष्ट्रपति के कुछ क्वेश्चन जिस पर हमने डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस में आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जितने भी मैं ढूंढ करके लाया थोड़े से अलग लेकर के आ रहा हूँ, जो आपको नॉर्मली शायद मिले ना मिले, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आने की संभावना इनकी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।